हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री की BHIC 131 बुक की दूसरी इकाई को। इस वीडियो से पहले हम इस बुक की पहली इकाई प्राचीन भारतीय स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि 2 तरह के होते थे। उन्हीं में से हम पुरातात्विक स्थलों के बारे में दूसरी इकाई में पढ़ने वाले हैं। तो आइए गाइस, बिना देर करे शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानना। हमारी दूसरी इकाई है एक स्रोत के रूप में पुरातात्विक विज्ञान और प्रमुख पुरातात्विक स्थल, यानी कि स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्थल हमें कैसे डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं, वो हम इस यूनिट में जानने वाले हैं। इस यूनिट में हम जानेंगे उन पुरातात्विक स्रोतों की कैसे जांच होती है, किन किन विधियों से उसकी जांच होती है, कौन सी तकनीकें हम यूज़ करते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। ऐतिहासिक स्थल हमें कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं भारत में, ये भी हम जानेंगे। बस ऐतिहासिक स्थलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं, जिससे आपको जस्ट आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इतिहास के पुरातात्विक तत्व होते हैं, जैसे कि ईंटें, मिट्टी के बर्तन, धातु, मूर्तियाँ, सिक्के, औजार, इमारतें। इन सब की जानकारी हमें इतिहासकारों से मिलती है। लेकिन कैसे इनकी जांच की जाती है, कैसे इनको परखा जाता है, कैसे हमें बताया जाता है कि कितनी पुरानी है, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। मोटे तौर पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, ऐतिहासिक और पूर्व ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है, जिसके तथ्य हमारे पास हैं, जिसके स्रोत हमारे पास हैं। कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हमें मिली हैं जिनका अध्ययन करके हमें इन काल का पता चला है। इसको लगभग 5000 साल तक माना गया है। पूर्व ऐतिहासिक उससे भी पहले का समय, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ही कम जानकारी है। हम नहीं जान पाए उससे पहले का क्या इतिहास रहा। जैसे जैसे तकनीक के ज़रिए इन फ्यूचर हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम तकनीकों के ज़रिए इतिहास में पीछे भी जा रहे हैं। इतिहास में पीछे जाना, जैसे कि कितना पुराना हमारा इतिहास था, उसको खोजने के लिए भी हम तकनीकों का ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में और ज़्यादा आविष्कार करने के लिए तकनीकों का यूज़ करते हैं, वैसे ही इतिहास में पीछे जाने के लिए, इतिहास की पिछली जानकारी के लिए हम तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पुरातात्विक का इतिहास कितना पुराना हो सकता है, ये अभी तक पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। हम अभी तक सिर्फ 8000 साल तक ही पहुँचे हैं, यानी कि 8000 साल पहले कैसा समय होता था, सिर्फ हमें उसी की जानकारी अभी तक मिल पाई है। उसके अलावा अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? यह प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करने के बाद औपनिवेशिक काल के दौरान कुछ ऐतिहासिक और साहसिक खोजों के साथ शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें कि इसका सर्वेक्षण कैसे किया गया, इनको ढूंढा कैसे किया गया, इनकी बनावट कैसी रही होगी, तो वो हमें पुरातात्विक स्थल और उनकी बनावट से पता चलेगा। अभी पढ़ते हैं इसको। मानव निर्मित जो अवशेष थे, उनको ही यहाँ पे पुरातात्विक स्थल बोला गया है। जो पहले के मनुष्य बनाया करते थे, वस्तुएं होती थी उनकी जो मनुष्य द्वारा बनाई गई, घर होते थे, मकान होते थे, कच्चा माल होता था, वो जो खाते थे, वो पहनते थे, वो सभी पुरातात्विक स्रोतों में आ जाता है। लेकिन हम यहाँ उनके द्वारा बनाए गए स्थलों का, उनकी बनावटों का अवशेषण करेंगे। जैसे कि पौधों के अवशेष, जानवरों की हड्डियाँ, मिट्टी, तलछट, पर्यावरण तथ्य, ये हमें उनके स्थलों से मिलते हैं, जो कि पुरातात्विक स्थल हैं,
जहाँ पर वो लोग रहते थे, उन स्थलों से हमें ये अवशेष मिलते हैं जो हमें उस समय की पर्यावरण स्थिति, जलवायु में बदलाव और मनुष्य का उस पर प्रभाव, वो क्या भोजन खाते थे, इन सब पहलुओं को समझने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा बात करें पुरातात्विक स्थल की, तो जहाँ पे उस समय के मनुष्य रहते थे, मानव निर्मित चीज़ें वहाँ पे जो जो मिली हैं, पर्यावरण अवशेष जो जो मिले हैं, कुछ संरचनाएं मिली हैं जैसे कि घरों की संरचनाएं, महलों की संरचनाएं, वो हमें बताती हैं उस समय की मानवीय गतिविधियों के बारे में। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान ने अतीत में कुछ ऐसी गतिविधियाँ की थी कि मनुष्य द्वारा गुफाओं में चित्रकारी करने से लेकर पिरामिड बनाने तक का समय इसके अंदर आ जाता है। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों से लेकर एक छोटी सी जगह पर शिकारी संग्रहकर्ता ने अपने पत्थरों के औजारों को कैसे बनाया होगा, ऐसी सभी परिस्थितियाँ, गतिविधियाँ इसके अंदर आ जाती हैं, जिस आधार पर हम प्राचीन मानव के जीवन को समझ सकते हैं और दोबारा उसको इमेजिन कर सकते हैं, पुनर्निर्मित करके देख सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि पुरातात्विक स्थल कैसे बनते थे, कैसे होते थे, उन स्थिति में कैसे पहुँचे पुरावादी होते हैं जो वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दो तरह की परिस्थितियाँ होती होंगी उस समय, जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता होगा। सांस्कृतिक निर्माण की प्रक्रिया का अर्थ है मनुष्य जानबूझकर एक जगह पर करते हैं कुछ ऐसी गतिविधियां जो मनुष्य जानबूझकर करता है, मनुष्य का व्यवहार दर्शाता है, उसके संस्कार दर्शाता है। हम ये कह सकते हैं उन परिस्थितियों को पुरातात्विक स्रोतों में कैसे समझा होगा। पूरा अवशेष बनाना, उनका उपयोग करना, घर बनाना, उन्हें छोड़ना, कचरा निपेटना, गड्ढे बनाना, गड्ढे खोदना, वस्तुओं को फेंकना आदि जैसी गतिविधियां इसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें मनुष्य के रहन सहन का हमें पता चलता है। प्राकृतिक घटनाएं, स्थल और दफन करने जैसी प्रथाएं जो हमें उनके संस्कारों के बारे में बताती हैं। उदाहरण के लिए हवा, पानी, जानवर, उनकी गतिविधियां उस समय में उन चीज़ों में परिवर्तन लाती जो मनुष्य द्वारा छोड़ने के बाद एक स्थल पर मौजूद हैं। हवा, सूरज, बारिश धीरे धीरे इन संरचनाओं को मिटा देते हैं। हवा द्वारा लाई गई रेत, बारिश द्वारा लाया गया तलछट धीरे धीरे स्थल पर जमा हो जाता है। कभी कभी बाढ़ के कारण रेत जमा होने लगता है, स्थल और उनके कुछ भाग दफन हो जाते हैं, जिस वजह से ऐसी प्राचीन स्थल धरती में समा जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। इस वजह से प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गई, इस वजह से प्राचीन सभ्यताएं धरती में समा गई और आज उनको खुदाई कर करके निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ये जानने के लिए कि पहले का समय कैसे होता था। कभी कभी प्राकृतिक संरचनाओं निर्माणों में पुरातात्विक स्रोतों को बचाने में मदद करती हैं कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी माउंट वेयुसवेयर्स के फटने से उसकी राख के नीचे पोम्पेई शहर दब गया था। ज्वालामुखी की राख में पोम्पेई शहर को सुरक्षित किया। इस तरह एल्प्स के बर्फीले क्षेत्र या फिर आर्कटिक या फिर बेहद शुष्क क्षेत्र में, रेगिस्तान और पहाड़ी के क्षेत्र में भी ऐसी स्थितियां पाई गई जहां पे जैविक पदार्थ संरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिड और पेरू के एंडीज पहाड़ों में पाए जाने वाले पूरा शव शामिल हैं। ब्रिटेन के स्टारका क्षेत्र में वेटलैंड और दलदली क्षेत्र भी लकड़ी, पौधों के उत्पादन जैसे कार्बनिक पदार्थों को सुरक्षित करते हैं। यानी कि पर्यावरण कुछ पुरातात्विक स्थलों को सुरक्षित करता है अपनी आपदाओं के जरिए। गर्मी, तापमान, नमी, वर्षा, जलवायु, अम्लीय मिट्टी, घनी वनस्पति, कीट
गतिविधियां इन सब में शामिल नहीं रह पाते। ये सब गतिविधियों के कारण अवशेष सुरक्षित नहीं रह पाते, लेकिन जब राख के अंदर पूरा का पूरा शहर दफन हो जाता है तो राख के अंदर ये सुरक्षित हो जाता है। नॉर्मली बर्फ के नीचे कोई शहर दब गया तो वो भी खराब नहीं होगा। यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो वो सुरक्षित करते हैं ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित करने में पर्यावरण का भी बहुत योगदान रहा। तो अब पुरातात्विक गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। ये दो तरीके की मानी गई हैं, यानी कि साक्ष्यों को एकत्रित करने की विधियां, यानी कि जो स्रोत होते हैं जैसे कि स्थल हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, इनको इकट्ठा करने की क्या क्या विधियां रही। पुरातात्विक अन्वेषण, इसके अंदर क्या होता है, बिना मिट्टी की खुदाई किए, बिना उस स्थल को नुकसान पहुंचाए, बिना उसको छुए, हम ये कह सकते हैं जो ऊपर है, स्थल को नहीं खोदा, ना ही कोई खुदाई की, बिना खोदे ये पता लगाना, बिना खुदाई के ये पता लगाना कि उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले अवशेषों की जांच करना इसके अंदर शामिल है। इसके लिए पहले हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता था, हवाई जहाजों का उपयोग किया जाता था, जिससे फसल उगाने के तरीके, क्षेत्र और मध्य से उच्च टीले तक का हमें पता लग जाता था। लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ ही हम इसका उपयोग उपग्रह से करने लगे, यानी कि उपग्रह से ही हमें अंतरिक्ष से ही उनके चित्र लेने लगे और उन चित्रों के माध्यम से ही हमें भौगोलिक संरचना पता चल जाती है। जमीनी सर्वेक्षण के लिए कई तरीके और हैं जिनसे हम पुरातात्विक स्थलों की खोज और जांच करते हैं। ऐसे स्थलों में गांव से लेकर गांव तक भौतिक पद्धतियां होती हैं जांच करने की, जिनमें पुरातात्विक का एक दल विभिन्न गांव में जाता है, अतीत और बस्तियों के अवशेषों के बारे में पूछता है। इस विधि में बड़े पैमाने में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण करते हैं। सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है, एक ग्रेड उपभाग में विभाजित किया जाता है। इससे हमें मानवीय गतिविधियों का पता चल जाता है इस जांच से। इस तरह गहन अन्वेषण नए पुरातात्विक स्थलों की खोज में मदद करता है, जैसे कि विजयनगर अनुसंधान परियोजना, विजयनगर महानगर सर्वेक्षण, सांची सर्वेक्षण परियोजना, टूरेंट्स परियोजना। ये ऐसी परियोजनाएं हैं जो हमने इस गतिविधि द्वारा ढूंढी हैं। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की बात करें, जिसके अंतर्गत पुरातात्विक स्थलों को रेखांकित किया जाता है, इन तकनीकों में मानचित्र पर दिखा देते हैं पुरातात्विक स्थलों को, जिससे हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, निश्चित क्षेत्र के बारे में पता लग जाता है, अतीत के निश्चित क्षेत्रों के बारे में। इसे समझने के लिए उनके स्थानों, प्राकृतिक संख्याओं के रिकॉर्ड किया गया है, उनकी तस्वीरें ली गई हैं, चित्र तैयार किए गए हैं, कराए गए हैं। सर्वेक्षण एक उद्देश्यों के आधार पर आगे विश्लेषण के नमूने पर पहुंचे हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तकनीकों का भी उपयोग होता है इनकी खोज के लिए, जैसे कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार का यूज किया जाता है किसी क्षेत्र के बारे में जानने के लिए। विद्युत प्रतिरोधकता सर्वेक्षण, मैग्नेटोमेट्री जैसी तकनीकों का यूज किया जाता है, जो खुदाई के बिना ही स्थलों का, कब्र संरचनाओं का पता लग जाता है। इन तकनीकों से इन तकनीकों को गैर विनाशक के रूप में जाना जाता है। कोई नुकसान नहीं होता धरती को, पुरातात्विक रिकॉर्डों को नुकसान नहीं पहुंचता, दफन की संरचनाओं को नहीं खोदना पड़ता। संरचनाओं को खोज में लाइट डिटेक्शन एंड अरेंजिंग
विधि का उपयोग होता है दफन की कब्र की संरचनाओं को जानने के लिए। इस विधि में सर्वेक्षण लेजर स्कैनरिंग के जरिए एक तेज विमान जमीन की सतह के ऊपर से तेजी से लेजर मारता हुआ गुजरता है और उसकी सटीक तस्वीरें डिजाइन बना के कब्र संरचनाओं का डिजाइन बनाकर उनकी पहचान करवाने में मदद करता है। जहाँ पे ज्यादा वनस्पति होती है ये वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सहायक रहता है जांच के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पुरातात्विक उत्खनन की, तो इसमें जमीन को खुदाई होती है। खुदाई के बाद जो सामान निकलता है उसकी जांच की जाती है। जुताई कटाई और अवशेषों को उठा के उनके ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। पुरातात्विक स्थलों में सांस्कृतिक अवशेष पाए जाते हैं। घर, देह संस्कार, गहने, औजार, बर्तन, ये सब इस सामान को इकट्ठा करके उनकी संस्कृति, उनके पहनावे, रहन सहन आदि के बारे में पता लग जाता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें सांस्कृतिक चित्र, धूसर, मृद भांड संस्कृति और जोवेर संस्कृति, हड़प्पा के अलावा हमें इतनी सारी संस्कृतियां देखने को मिल जाती हैं। पुरातात्विक उत्खनन में हमें और भी सामान देखने को मिलता है, जैसे कि व्युत्पन्न स्तरीकरण की अवधारणा, स्तरीकरण की प्रक्रिया, ये उत्खनन की कुछ स्तर हैं। इसमें क्या होता है, जो खुदाई होती है वो स्तरों के अंदर होती है, जैसे कि 2 तरीके से होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्व। जैसे कि पृथ्वी की सतह होती हैं, जैसे ऊपरली सतह है, इतना खोदेंगे तो ये एक जमाने की मानी जाएगी, एक निश्चित काल की सभ्यता मानी जाएगी इतने क्षेत्र में। उससे नीचे वाली खोदेंगे तो उस खुदाई में जो निकलेगा वो उससे भी पुरानी सभ्यता की मानी जाएगी। उससे भी निचला भाग अगर हम खोदते हैं तो उस खुदाई में निकले अवशेष उससे भी पुरानी सभ्यता के माने जाएंगे। अगर हम बिल्कुल खुदाई करते करते और भी नीचे चले जाते हैं तो उस क्षेत्र में पाए गए स्रोतों को हम उससे भी पुरानी सभ्यता के रूप में देखते हैं। ऐसे ही स्तरीय तौर पर इसको बांटा गया है। हर एक स्तर को एक निश्चित समय अंतराल की अवधि दी गई है। ये तो नॉर्मली है, जैसे कि एक सभ्यता थी, समय के साथ वो दफन हो गई, अब वहाँ जमीन बन चुकी है, वो जमीन के नीचे चली गई है, तो उसके ऊपर एक और सभ्यता बसी, समय के साथ साथ वो भी दफन हो गई। तो ऐसे ऐसे जितनी नीचे खुदाई करेंगे उतनी पुरानी सभ्यता हमारे सामने आती जाएगी। खुदाई के 2 तरीके हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसमें क्या होता है, क्षैतिज में हम जमीन की सिर्फ ऊपरी सतह के ऊपर खुदाई करेंगे, जिसमें कुछ अवशेष हमें मिलेंगे जो कि इसी काल के होंगे, समकालीन संरचनाएं होंगी, उन गतिविधियों को उजागर करेंगे। और वो ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, हम जमीन के नीचे जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जितने नीचे जाएंगे उतनी पुरानी सभ्यता हमारे सामने उभर कर आएगी, जिसमें हमें ये स्रोत सामने मिले हैं, ये तथ्य मिले हैं, जिनमें घरों से पक्की ईंटें, छप्पर के ढांचे, बस्तियां, कुएं, टैंक, स्नानागार, स्नानघर, शौचालय, भंडार स्थान, जल निकासी, धर्मस्थल, पूजा स्थल, उन्हें किस तरह से औजारों का इस्तेमाल किया होगा, क्या वे लंबी दूरी में व्यापार करने लगे थे, उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रणालियां क्या रही होंगी, उन्होंने अपने मृतकों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा, इन सब क्वेश्चनों की जानकारी हमें उन तथ्यों से मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साक्ष्यों का विश्लेषण की, तो साक्ष्यों को जांच कैसे किया जाता होगा, इतने सारे तथ्य हमें मिल गए, लेकिन हमें कैसे पता लगता है कि वो कितने साल पुराने थे, उनके साथ क्या किया जाता होगा, उनकी संस्कृति क्या रही होगी, तो उसका पता हमें इन साक्ष्यों की जांच करके, इन साक्ष्यों का विश्लेषण करके पता चलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की कि हमें कैसे पता चलता है कि ये कितने समय पुराना है, किस समय का होगा, कब
इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तो इसका पता चलता है हमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों से, जैसे कि तिथि निर्धारण के लिए अगर पेड़ पौधों की अगर हम बात कर रहे हैं तो पेड़ पौधों का पता हमें लगता है वार्षिक विधि तिथि निर्धारण के लिए इस्तेमाल होती है। पेड़ पौधों में बल्लियों की वार्षिक विधि, जिसका हम पेड़ पौधों कितने पुराने हो गए, वनस्पति कितनी पुरानी थी, उसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक सटीक रिकॉर्ड हमें हाल ही की वैज्ञानिक तकनीकों में पता लगने लग गया है। पहली सफलता 1950 में मिली थी, जब लकड़ी या फिर हड्डी के कार्बनिक पदार्थों की तिथि निर्धारण करने के लिए हमें कार्बन 14 डेटिंग विधि मिल गई थी, जिससे हम हड्डियां और लकड़ियों के बारे में पता लगा सकते थे कि वो कितने साल पुरानी है। सबसे हालिया उन्नत विधि त्वरक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग तकनीक है, जिसमें हमें छोटे छोटे नमूनों की आवश्यकता होती है तिथि निर्धारण के लिए। ये कार्बनिक पदार्थों की तिथि निर्धारण कर सकती है जो कि 50,000 साल पुराना हो। अन्य तिथि निर्धारण पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम श्रृंखला विखंडन टैंक और थर्मोल्यूमिनेसिस जैसी तकनीकें हमें मिल जाती है। ऑप्टिकल तिथि निर्धारण, इलेक्ट्रॉनिक तिथि निर्धारण जैसी विधियों के जरिए हम पुरानी तिथियों का पता लगा सकते हैं। ये कुछ हमें एक टेबल मिल जाती है जिससे हम तिथि निर्धारण विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिस सामग्री के लिए कितने काल तक का समय की तिथि निर्धारण ये विधि कर सकती है। हालांकि हमें नहीं पता इन तिथियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये वैज्ञानिकों को ही पता होगा, इतिहासकारों को ही पता होगा, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। उत्पादन और तकनीकी प्रक्रिया, इसमें खुदाई के जरिए जो हमारी प्रक्रियाएं हैं अवशेष प्राप्त करने की, उनके जरिए जो हम अवशेष प्राप्त करते हैं वो तकनीकें कैसी हैं, वो प्रक्रिया कैसी हैं, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय जिसको एक बार हमने बदल दिया तो उसको दोबारा वैसा नहीं कर सकते जैसा कि वो पहले था। जैसे कि अगर हम खुदाई करके अवशेष निकाल रहे हैं तो उस खुदाई को बंद करके हम उसको पहले जैसा नहीं कर सकते। परिवर्तनीय वस्तु में वो सामग्रियां शामिल है जिसको हम यूज भी कर सकते हैं और दोबारा से वैसा का वैसा बना सकते हैं। उस समय में पुरातात्विक और प्रयोगात्मक पुरातत्व कैसे होते होंगे, इनका पता हमें कैसे लगता है। जातीय संरचनाओं के बारे में हम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, आज के संस्कारों, आज की जातीय और समुदायों की प्रथाओं का अध्ययन करके उन्हें पुरानी सभ्यताओं, पुरानी प्रथाओं के साथ मैच करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस संप्रदाय किस जाति से रहे होंगे। प्रयोगात्मक पुरातत्व में क्या होता है कि प्राचीन व्यवहारिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनका निर्माण करवाने वालों, यानी कि आज के टाइम में जो वैसी चीजें बनाता है उनसे उसका अवलोकन करवाते हैं कि कितने साल पुराना रहा होगा। जैसे कि अगर कोई पत्थर तराशने का काम करता है तो किसी पत्थर तराशने वाले को बुलाते हैं, उसको पत्थर दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से ही करवाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों से करवाते हैं और एट लास्ट हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके जरिए हम अध्ययन करने में और इतिहास के पुनर्निर्माण में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा हमें सैम जैसी माइक्रोस्कोपिक तकनीक भी मिलती हैं जिसके जरिए हम इन पैटर्न्स का अध्ययन कर सकते हैं। चिन्ह, जो सूक्ष्म चिन्ह होते हैं पत्थरों पर या फिर औजार पर या फिर कहीं भी पुरातात्विक स्रोतों पर, उनको हम अध्ययन कर सकते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस तकनीक के जरिए हम अध्ययन कर सकते हैं इजीली। आइए अब बात कर लेते हैं
व्यापार और विनिमय की। उस समय में व्यापार होता था, इसका हमें कैसे पता चलता है कि वो व्यापार किन किन देशों में होता होगा। बाह्य व्यापार होता था, समुद्र मार्ग के जरिए होता था, पानी के जरिए होता था, बैलगाड़ी के जरिए होता था। हमें कैसे पता चलता है? कुछ तो हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, उनसे पता चलता है, और कुछ प्राचीन सभ्यता जो कि और भी थी भारतीय सभ्यता के अलावा, जो हमें दूसरी विदेशी सभ्यताएं मिली, जैसे इंडियन रोमन साम्राज्य, जैसे एम्फोरा। तो इनके पुरातात्विक स्थलों पे पाए जाने वाली भारतीय पुरातात्विक चीजें, या फिर इन साम्राज्यों की, इन सभ्यताओं की चीजें भारतीय पुरातात्विक स्थलों पर पाया जाना, वो दिखाता है कि सामान इस साम्राज्य से उस साम्राज्य में जाता था, उस साम्राज्य से इस साम्राज्य में भी आता था। जो कि उनकी लिपि होती थी, उस समय में जो सामान पर मोहरें लगाई जाती थी, तो उन मोहरों पे लिखी हुई लिपि जो कि हम नहीं समझ पाए हैं, वो भी मैच होती हैं। तो उससे भी हमें पता चलता है कि 2000 साल पहले तक आपस में व्यापार होता था। 2000 ईसा पूर्व पहले तक विदेशों में व्यापार होता था। प्राचीन मार्गों से नेटवर्क के बारे में हमें इन अध्ययनों से पता चलता है। विदेशी नेटवर्कों के बारे में हमें इन स्रोतों से पता चलता है। अगर हम बात करें पर्यावरणीय पुरातत्वों की, यानी कि पर्यावरणीय अवशेष होते हैं जो मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं होते, तो उनका पता हमें अतीत में हिम युगों के उतार चढ़ाव और वातावरण से मिलता है, जैसे कि समुद्र तल के तलछट और स्तरीकृत बर्फ की चादर, जो कि हजारों वर्षों से जलवायु इतिहास के प्रमाण देती हैं। कोर के सामान्यिक विश्लेषण से हम गहरे समुद्र के तल और स्थिरीकृत बर्फ की चादर, प्राचीन तापमान, बारिश, हवा आदि का पैटर्न पता लगाया जा सकता है इन सबको देख के। यानी कि हम जलवायु और वातावरण और तापमान का पता लगा सकते हैं पुरातात्विक स्थितियों के देखकर, पुरातात्विक स्थितियों को पहचान कर। पुरातात्विक वनस्पति विज्ञान हमें कैसे पता चलता है? पौधों को हम जांचते हैं, स्थूल वनस्पति के अवशेष हम देख सकते हैं अपनी आंखों से भी। वे आमतौर पर अनाज, बीज, फल आदि होते हैं जो कि जले हुए होते हैं, गले हुए होते हैं, खराब हुए होते हैं। उनका अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं वनस्पति के बारे में कि उस समय कैसे पौधे रहे होंगे, उस समय कैसा खान पान रहा होगा। खुदाई के दौरान एक जाली के माध्यम से खुदाई की गई तो सूखी और गीली मिट्टी के छानने के द्वारा पाए गए, यानी कि छान कर निकाले हैं ये अवशेष मिट्टी में से, जिसमें हमें अनाज के बीज, फल के बीज आदि जैसे अवशेष देखने को मिलते हैं। लकड़ी के टुकड़े हमें मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो कि सैम की विधि के द्वारा विश्लेषित किए गए हैं। सूक्ष्म वनस्पति अवशेषों को हम नहीं देख सकते, उन्हें स्थल पर व्यवस्थित रूप से लिए गए मिट्टी के नमूनों से निकाला जाता है। यानी कि मिट्टी से निकाले गए अवशेष जो हम नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के, ऐसे अवशेषों का भी विश्लेषण करके हमें वनस्पति की जानकारी प्राप्त होती है। इसे प्राग विश्लेषण या फिर फाइटोलिथ विश्लेषण, दो विधियों में विश्लेषित किया जाता है। प्राग विश्लेषण में क्या होता है? वनस्पति के उतार चढ़ाव की जानकारी हमें मिल जाती है, जिसमें अधिक पेड़ों और खुली घास के मैदान जैसे वन भूमि थी, कैसी भूमि थी, किस तरह वे जीवित रहते थे, किस तरह से आमतौर पर राख, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टर, पत्थर और औजार, यहाँ तक कि जानवरों के दांतों की परत में पाए जाते थे। और उसके अलावा अगर हम बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो सूक्ष्म जीवों का पता हमें कीटभक्षी, कृंतक, चमगादड़ पक्षी, मछली, मोलस्क आदि शामिल हैं। वे
वे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी हमें बताते हैं। यह उन पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर संपन्न होता है जिनके लिए उन्हें प्रजनन और पनपने की आवश्यकता होती है। स्थूल जीवों में बड़े जानवरों के अवशेष शामिल हैं जो आमतौर पर पुरातात्विक स्थलों पर मौजूद थे, जिनसे हमें उस समय के पर्यावरण की स्थिति, वातावरण की स्थिति का पता चलता है। वे पर्यावरण के अच्छे संकेतक नहीं माने जाते क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के पौधों पर पनप सकते हैं और तापमान में व्यापक बदलाव का सामना कर सकते हैं। आहार और जीवन निर्वाह की अगर हम बात करें तो पौधों और जानवरों के अवशेषों से हमें अतीत के आहार और निर्वाह की जानकारी मिलती है। आहार और से तात्पर्य है कि लंबी अवधि में उपभोग के पैटर्न क्या रहे होंगे। कई तरीकों से निर्धारित कर सकते हैं मनुष्य के आहार को, जैसे कि अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, चावल सूखने या फिर जलाने के सुरक्षित स्थूल हो जाते हैं। खाना पकाने के बर्तनों से हम पता लगा सकते हैं कि भोजन कैसा रहा होगा। जैसे कि अगर शराब की बोतल है तो हम बोतल देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये शराब की बोतल है। दूध की बोतल है तो हम उसका आकार देखकर ही बता सकते हैं कि ये दूध की बोतल है। तो उसी तरह से बर्तनों का आकार देखकर उनका अंदाज़ा लगाया जाता है प्राचीन बर्तनों का, कि इन बर्तनों में क्या पकाया गया होगा उस समय में। अनाज या फिर फलियों से संबंधित थे या फिर नहीं थे, ये सब हमें प्राचीन भंडारों के बर्तनों में शराब और जैतून का तेल रखा जाता था, इन सब से पता चलता है। इन सब बर्तनों के अवशेषों से हमें पता चलता है। पौधों के अवशेषों की तरह पशु अवशेष भी मानव आहार के बारे में जानकारी देते हैं। जानवरों की हड्डियां पुरातात्विक स्थलों पर अलग अलग कारणों से आ सकती हैं। यह हमेशा मानव उपभोग से संबंधित नहीं है, इसे केवल मनुष्य द्वारा उपभोग किया जाता था ऐसा माना जाता है। तो इन हड्डियों, इन अवशेषों से हमें मानव के बारे में प्रमाण मिलते हैं। मानव से बने भोजन के रूप में खाए जाते थे। व्यक्तिगत भोजन की जानकारी, पेट की सामग्री का विश्लेषण, जीवाश्म और मानव मल के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ही सभी अवशेषों से अध्ययन करके हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जिसे हम पुरातात्विक स्थल की जानकारी कहते हैं। जैविक पुरातत्व क्या होते हैं, जो कि हमें जैविक स्थिति की जानकारी देते हैं, जीवाश्म स्थिति की जानकारी देते हैं। जैसे कि भोजन से प्राप्त पोषण को निर्धारण करने के लिए अन्य तकनीकें, जैसे कि आइसोटोपिक तकनीक का उपयोग हड्डियों की जानकारी के लिए किया जाता था। तो ऐसे ही शाकाहारी या मांसाहारी होते हैं, इनके लिए नाइट्रोजन आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता था। दांतों और हड्डियों का अध्ययन किया जाता था। इसी तरह बच्चे माँ का दूध कब छोड़ते हैं, इसके लिए नाइट्रोजन विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता था। ऐसी बहुत सारी विधियों का उपयोग करके प्राचीन सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सामाजिक जानकारी के लिए हमें कब्रें एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो आमतौर पर कब्रों में दफनाने के साथ साथ कुछ सामान्य शामिल होती हैं, जैसे कि उस टाइम की संस्कृति या सभ्यता को दर्शाती हैं कब्रें, कि उस समय में मनुष्य को दफनाया जाता था। कब्रों में मूल्यवान वस्तुओं को रखा जाता था। मूल्य का पता लगाने के लिए एक साधन यह था कि कब्र में रखा हुआ सामान दुर्लभ है, उन्हें दूर दूर से कारोबार किया होगा, इसका पता हमें दूसरे सभ्यताओं में उनका सामान मिलता है, उससे मिलता है। शाही कब्रों में हड़प्पा की लंबी बेरल, कर्नेलियम, मोती पाए जाते थे। मुख्य तंत्र और राज्य व्यवस्था में यह अंतर अत्यधिक चिन्हित है, यानी कि जो शाही लोग होते थे उनकी कब्रें भी शाही होती थी। ऐसी जानकारी हमें मोतियों की माला या फिर दुर्लभ सामान को देख के मिलती है। किसी
व्यक्ति द्वारा जीवन काल में उच्च दर्जा प्राप्त किया होगा, उसकी जानकारी हमें इन बहुमूल्य सामानों को देखकर मिलती है। प्राचीन समाज की जांच परख हमें के आधार पर हमने 4 तरह से बांटा है। घुमक्कड़ शिकारी होते थे, खंड समाज के होते थे, मुख्य तंत्र और राज व्यवस्था वाले होते थे। तो इन चारों तरह को कैसे हमें पता चलता है? शिकारी स्थिति या बस्ती विश्लेषण और उत्खनन के आधार पर हमने पता लगाया कि घुमक्कड़ शिकारी समूह की बस्तियां होती थी अस्थायी शिविर के रूप में, खंड समाज होता था स्थायी गांव के रूप में, और मुख्य तंत्र होता था किलेदार केंद्र के रूप में, अनुष्ठान केंद्र के रूप में। यहाँ तक कि राज्य व्यवस्था के बारे में हमें शहरों, कस्बों और सीमांत सुरक्षा के चिन्ह मिलते हैं, जिसके आधार पर हम पाषाण काल का अध्ययन कर सकते हैं, बहुमूल्य जानकारी मिलती है। चित्र और नक्शों में हमें विषय वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, मानव आकृतियां, जानवरों, पौधों, पारिवारिक दृश्यों के बारे में, निर्वाह प्रथाओं के बारे में, कर्मकांडों, सामाजिक गतिविधियों से लेकर कर्मकांडों के पहलुओं तक को भी दर्शाया जाता है इन पैटर्न्स के जरिए, जो कि हमें गुफाओं के अंदर मिलती हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि मंदिरों, सांचे, स्तूपों आदि स्थलों से हमें उनकी धार्मिक आस्था के बारे में पता लगता है। परियोजनाओं के स्थापित किए गए पृथ्वी पर पूरी मानव आबादी का साझा वंश है, जो कि होमो स्पीशीज की शाखा है, जो अफ्रीका में विकसित हुई और अफ्रीका के बाहर चली गई, ऐसा माना जाता है। जो दांतों पर अलग अलग रासायनिक हस्ताक्षर छोड़ते हैं, वे रासायनिक हस्ताक्षर लोगों के आवागमन को भी चित्रित करने में मदद करते हैं। जलमग्न पुरातत्व की अगर हम बात करें, जो शाखाएं पानी में समा गई हैं, जो बस्तियां पानी में समा गई हैं या फिर रेत के नीचे दब गई हैं, बाढ़ का शिकार हो गई हैं, बंदरगाह जो मतलब पानी की सतह पर होने की वजह से पानी के बढ़ते प्रभाव के कारण जलमग्न हो गई हैं, उनकी जांच करने के लिए पुरातात्विक पानी के अंदर जाकर स्रोत इकट्ठा करते हैं और उन स्रोतों का अध्ययन करके उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो वो हो गए जलमग्न पुरातात्विक। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, पहला आ जाता है भीमबेटका, जो कि एक शिकारी और मछली पकड़ने वाले समुदाय की ओर इशारा करता है। ये मध्य भारत में पाया गया है। मध्य भारत, भोपाल। गुफाओं के अंदर रहते थे ये लोग, मांस भक्षण करते थे, मछलियां खाते थे, सफेद, पीले और हरे रंग का उपयोग करके चित्रकारी करते थे। प्राकृतिक कला, मूर्ति कला और अलंकारिक दृश्य इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ मिलता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले कपास की खेती के स्रोत मिलते हैं। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास है ये, पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ही थी। कच्छ मैदान के उत्तरी भाग के बोल्टन खाड़ी में स्थित है, 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसको नवपाषाण काल में माना जाता है, ताम्रपाषाण काल भी हम इसको कहते हैं। मेहरगढ़ में हमें कच्ची ईंटों से बने हुए घर मिल जाते हैं, पत्थर और औजारों से बनाए गए पत्थर के औजार मिल जाते हैं, जो कि काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कब्रिस्तान मिल जाता है, सबसे पुराना विस्तृत एक बहुत बड़ा, जिसका एक किनारा कटा हुआ है, जिसमें शरीर और कब्र का सामान रखा जाता था। कब्रिस्तान को एक मिट्टी की दीवार से बंद किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हमें बहुत सारी खुदाई के सामान मिला। 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 10 किलोमीटर की दूरी पर बहती है नदी, रावी नदी के किनारे पर है ये। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो डाल रखी है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें, उसको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो एक विशाल और व्यवस्थित
व्यवस्थित सभ्यता है, जो कि हाल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। 5 किलोमीटर दूर है ये सिंधु नदी के किनारे से 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बहुत ही व्यवस्थित सभ्यता मानी जाती है। इसके बारे में भी हमने एक वीडियो डाल रखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। धोलावीरा बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे परिपक्व हड़प्पा स्थलों में से एक है। हड़प्पा सभ्यता का ही ये एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थल है जहाँ पे हमें ईंटों से बने संरचनाएं, पत्थर से निर्मित संरचनाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला पूर्वी पाकिस्तान रावलपिंडी में स्थित है जहाँ पे बौद्ध, जैन और ब्राह्मणवादी ग्रंथों के साथ ग्रीक रोमन ग्रंथों का भी पता चलता है। तो ये भी एक अपने आप में पुरातात्विक स्थल रहा जहाँ पे 4 मार्ग, 5 गलियां और संदर्भित घरों की पहचान की जा सकती है। यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। अगर हम बात करें अमरावती की, ये आज भी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। सतवाहनों की राजधानी बताया जाता है इसे। विशाल मिट्टी के किलाबंदी से घिरा हुआ है। एक गढ़ मिला है जो कि विशाल मिट्टी की किलाबंदी से स्तूप मिले हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंत के संगमरमर की खंभे को हटा दिया गया है। मूर्ति कला मिल जाती है हमें बहुत सुंदर इस काल में। इसके अलावा सांची में हमें स्तूप मिले हैं। मध्य प्रदेश के रासायन जिले में स्थित भारतीय महत्वपूर्ण बौद्ध मठों का परिसरों में से एक है। ये बौद्धों के जीवन की घटनाओं को से जुड़ा नहीं है, लेकिन 3वीं शताब्दी BCE में मौर्य सम्राट अशोक के समय में ही प्रमुख रहा। उन्हें मूल स्तूप का निर्माण किया, एक अशोक स्तंभ स्थापित किया। बौद्ध धर्म से संबंधित है महान स्तूप जिसे माना जाता है सांची में, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये थे हमारे कुछ पुरातात्विक स्थल। अगर हम लास्ट में आ ही गए हैं तो सारांश की भी बात कर ही लेते हैं। पुरातात्विक मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सामग्रियों का अध्ययन करने में अतीत की मदद करता है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें। सारांश के साथ ही वीडियो ख़त्म हो जाएगी। इसमें हमने जाना पुरातात्विक स्थल कैसे प्राचीन जीवन को हमारे सामने स्वयं बताता है कि पहले ऐसे हुआ करता था। कैसे हमें पुरातत्व की जांच से पता चलता है कि प्राचीन कालीन जीवन ऐसा हुआ करता था। वे हमें मानव व्यवहार, बस्तियों, उत्पादन प्रक्रियाओं, प्राचीन प्रौद्योगिकीकरण, व्यापार, विनिमय, निर्वाह और आहार की जानकारी देते हैं। सामाजिक जीवन के पहलुओं की स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। अनुष्ठान के बारे में बताते हैं। एक स्रोत के रूप में हमें पुरातात्विक का महत्व प्राचीन काल तक सीमित नहीं है, लेकिन मध्ययुगीन और यहाँ तक कि समकाल के भौतिक अवशेषों तक अपनाया जा सकता है। गाइस इसी के साथ ये इकाई समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।